Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरव धवनलाल। Thank you, Manoj. A quick look at the headlines. GST collection hits an all-time high of over 1,42,000 rupees in March this year. Key domestic stocks rise more than 1%. Sensex closes above 59,250. Nifty settles above 17,650 points. And Brent crude prices plunge below $104 per barrel level. देश में इस वर्ष मार्च महीने में वस्तु और सेवा कर संग्रह बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 1,42,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक उछले। सेंसेक्स 59,250 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी 17,650 के आंकड़े को कर गया पार। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटे $104 प्रति बैरल से नीचे फिसली। देश में जीएसटी राजस्व संग्रह के मोर्चे पर बेहद अच्छी खबर है। इस वर्ष मार्च महीने में वस्तु और सेवा कर संग्रह बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। इसमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर सीजीएसटी का योगदान 25,830 करोड़ रुपए, राज्य वस्तु और सेवा कर एसजीएसटी 32,378 करोड़ रुपए, समेकित वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी 74,470 करोड़ रुपए तथा उपकर 9,417 करोड़ रुपए से अधिक सम्मिलित हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस वर्ष मार्च में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले सर्वाधिक संग्रह इस वर्ष जनवरी में हुआ था, जब कुल राशि बढ़कर 1,40,986 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई थी। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में मार्च 2022 में 15% अधिक जीएसटी राजस्व का संग्रह हुआ है। इस अवधि में आयात से प्राप्त राजस्व में 25% से अधिक की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में घरेलू संचालन से प्राप्त राजस्व में इस बार 11% से अधिक की वृद्धि हुई। पुरी जी, इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? मनोज जी, हम आग्रह करना चाहेंगे पुनीत जी कि एक बार फिर से हम आपसे संपर्क का प्रयास करते हैं। श्रोताओं, लाइन में हमारे संपर्क में थोड़ा सा तकनीकी रुकावट आ रही है। हम थोड़ी देर के बाद फिर पुनीत जी से चर्चा करेंगे। राजस्व संग्रह के मोर्चे पर हम आपको यह बताना चाहेंगे घरेलू शेयर बाजार में क्या सब हुआ इस बीच। The detailed stocks now, the Sensex and the Nifty today climbed more than 1%. Both stock indices rose amid mixed global cues from share markets. The BSE Sensex closed above 59,250 points, while the NSE Nifty ended above the 17,650 level. The Sensex climbed 708 points or 1.21% to finish at 59,277. The Nifty also surged 206 points or 1.18%. to settle at 17,670. In the broader market at the BSE, the mid-cap and small-cap indices performed better than the Sensex. The mid-cap rose 1.39% and the small-cap index ended 1.71% up. In the Sensex pack, 25 companies logged gains, while 5 declined. NTPC gained the most as it rose 5.9%, followed by Power Grid, which added 3.7%. IndusInd Bank climbed 3.6%. SBI gained 3% and HDFC appreciated 2.6%. On the other hand, Tech Mahindra declined 0.8%.
Sun Pharma fell 0.7%, while Dr. Reddy's Lab and Titan ended 0.6%. In sectoral indices at the BSE, all indices gained. The utilities index gained the most as it added 3.4%, followed by the power index, which rose 3.2%, and realty climbed 2.3%. Finance and energy rose 2.1% each, while the BankX extended gains of 2%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,680 companies gained, while 724 fell. Shares of 97 companies remained unchanged. श्रोताओं, हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत जी, एक बार फिर से स्वागत। उम्मीद है इस बार आवाज आपकी बहुत स्पष्ट आ रही होगी हम लोगों के बीच। धन्यवाद। पुनीत जी, बाजार में चौतरफा लिवाली आज हुई है, लेकिन बाजार पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले समझना चाहेंगे जो आंकड़े हमारे जीएसटी के आए हैं, उन आंकड़ों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि संग्रहित हुई मार्च महीने में। जी मनोज जी, तो ये एक रिकॉर्ड कलेक्शन है जीएसटी के लिए, और पूरे वर्ष में यदि हम देखें 21-22 में तो करीब 15 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो 30% ज्यादा था प्रीवियस ईयर से। और जो अब जीएसटी का ट्रेंड है, करीब पिछले 9 महीने से जीएसटी कलेक्शंस 1 लाख रुपया पर मंथ से भी ज्यादा से कलेक्शन हो रहा है। तो अब ये ऐसा लगता है कि जीएसटी एक तो स्टेबलाइज हो गया है सिस्टम, और एक जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि रेट्स भी रीजनेबल रहे और उसके बाद भी कलेक्शन जो है वो स्ट्रांग रहे गवर्नमेंट के लिए, वो एक बहुत अच्छी चीज है। साथ में हमने देखा है कि रेट रैशनलाइजेशन भी सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, आज से करीब 4 से 5 वर्ष पहले ये जीएसटी का नया एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, बड़ा चैलेंजिंग था, पर मुझे लगता है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स थे अब वो फुलफिल होने लगे हैं। और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि इकोनॉमिक रिकवरी के साथ जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ कम से कम 15 से 20% अगले कुछ वर्षों में जरूर रहेगी, जिससे कि हमारी कलेक्शन हो सकता है इस वर्ष करीब 18 लाख करोड़ या 19 लाख करोड़ और उससे ज्यादा हो सकती है। Puniji, we are actually attributing GST collection increase, of course, to the pickup in economic activity and also in better compliance. So the future trend, how do you see it? Because, compliance will finally, more and more people will get compliant, so returns from that will decrease or level out or plateau, or do you see this going up exponentially like this? So to some extent, we have seen GST collections jump because of compliance issues, but I think now they have stabilized. So that's why if you look at the trend over the last 8-9 months, they have been growing steadily in the range of about 18 to 20% per year on year. And I think that trend will continue because it reflects the basic underlying economic activity. Also, of course, there may not be very dramatic change or increase in the number of registered entities, but I think the fact that there is a pickup in activity and there would be about 8 to 10% economic growth this year in the GDP, I expect GST collections to continue to rise between 15 to 18% for the current year. So do you think that this is a high frequency indicator of, improving economic activity? And so do you think that our budget target will exceed that? Or do you see other major factors also coming in? So, yes, of course, you're right. This is a very high frequency indicator and we get the figures immediately. So the figures that we have for 1,42,000 crores is for the month of March. So we already have an idea how the industrial sector. See, it is of course, GST collections relate only to the industrial sector of the economy. There are other sectors in the economy which are not adequately reflected in this figure. Even then, it is just it gives a very good indication to where the economy is going. Right. I think going forward, we will continue to see these figures to be quite reliable, and they do indicate that economy is growing despite challenges on the pandemic front. Right. पुरी जी, जो आंकड़े आए हैं उसमें हम ध्यान आकृष्ट आपका करना चाहेंगे। मार्च महीने में आयात से यानी इंपोर्ट से प्राप्त रेवेन्यू में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। ये क्या दर्शा रहा? हमारा आयात से जो प्राप्त राजस्व है उसमें वृद्धि हुई। मनोज जी, देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो भारत का जो ट्रेड सेक्टर है यानी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, वो बहुत ग्रो हुआ है। और आपको मालूम ही होगा कि इस वर्ष 21-22 में हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स
अचीव करे हैं। और क्योंकि हमारा टारगेट था $400 बिलियन का, ये एक गोल रखा गया था कि 2022 में $400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स भारत करेगा, और वो टारगेट हमने एक्सीड किया है। अप्रोक्सीमेटली $410 बिलियन का एक्सपोर्ट्स भारत ने अचीव किया है। और नेचुरली जब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं तो उसके साथ इंपोर्ट्स भी करते हैं, क्योंकि हम उसके रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक्टिविटी उससे हमको टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती है, और इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं, बाकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, वो भी हमें मिले हैं। यानी आयात निर्यात दोनों के मोर्चे पर जो हमारा प्रदर्शन रहा वह विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी बेहतर रहा है, अनुमान से कहीं अधिक अच्छा रहा। ऐसे में क्या हम मान के चलें कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में अन्य देशों के तुलना में लुभावनी वाकई बन चुकी है, और जो विदेशी पूंजी का प्रवाह है वो और बढ़ेगा हमारी ओर? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो टॉप 10 और 15 आप वर्ल्ड इकोनॉमीज में बात करें, तो भारत उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा रखती है अब, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफी नीचे आ गई है। अराउंड 4.5% से 5% ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं, ये उनका लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि भारत में हम जीडीपी ग्रोथ जो देखेंगे वो 7 से 8% से ज्यादा हम देखेंगे। तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत में वो काफी अच्छी है। और जैसे आपने कहा कि भाई आने वाले समय में जो इसका ट्रेंड है वो एक पॉजिटिव डेफिनेटली रहेगा। शेयर बाजार के बारे में हमने चर्चा की थी। एक बार अपने श्रोताओं को हम शेयर बाजार की संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं एक बार फिर से, क्या सब आज हुआ है। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही है। प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच सेंसेक्स 59,250 अंक के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी भी 17,650 के आंकड़े को पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 708 अंक यानी 1.21% बढ़त के साथ 59,277 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 206 अंक यानी 1.18% बढ़कर 17,670 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी तेज रही। इनका प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.39% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.71% लाभ में रहा। Puniji, we earlier spoke and we know that the Nifty has emerged as the best performing. The NSE has emerged as the best performing index in amongst its global peers, and even when we look at the Asian markets, we do see them moving up and down, but in a narrow range. But the Indian, index seems to be going up right now with greater strength. How do you see this India playing out as a regional economic recovery leader? So like you mentioned, Nifty 50, which is an NSE index, is the best performing index in the world leading markets. So it has gone up by about 15%, about 19% in last 1 year. We were, of course, followed by the S&P 500, which is the US index, which was up by 16%, and then followed by the FTSE, which is the London British index, by 13%. And other major Asian, because you talked about regional comparisons, so other major markets in Asia, like the Japanese market, that was down by 4% last year. The Chinese market, the Shanghai, if you look at the index, that was down by 16% for the year. And Hang Seng, the Hong Kong index, which is usually one of the strong indices in Asia, that was down by 22% last year. So clearly, Indian markets outperformed the global players by a very long margin. And this is despite the fact that FIIs were actually sellers in the Indian market. They were pulling capital from across the markets, across the world. So in spite of the fact that foreign institutional investors, who usually are the big players who push the markets higher in India, they were pulling markets out. They pulled out $28 billion in last 1 year from Indian market. And yet we saw the markets go by about 20% in India. So I think that is a very, very interesting change in the pattern in India. So while, like you mentioned, the foreign investment flows are important for us. We do welcome them, and they play a very important role in providing capital to Indian companies. I don't think Indian markets are any longer dependent on foreign capital to go higher. I think that's a very significant change that we have seen in last 1 year.
I think if you look at the other regional markets, which are smaller markets, we continue to do well. At growing at about 15-20% a year. I think it's a great achievement. And markets like Korea, Indonesia, which used to provide challenge to Indian markets, I think they're no longer that big a challenge to us, really. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम। बने रहिए मार्केट मंत्र के साथ। हम आपसे फिर कह लें कि पुनीत जी के साथ चर्चा करते रहेंगे और घरेलू शेयर बाजार के साथ वैश्विक बाजारों पर भी कुछ और खबरें लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। पुनीत जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझना चाहेंगे, भारतीय बाजार का प्रदर्शन निश्चित रूप से दुनिया में उल्लेखनीय रहा है। कई जगहों की तुलना में हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा, लेकिन ये प्रतिशत के आंकड़े हैं। यदि हम बाजार पूंजीकरण के नजरिए से समझना चाहें तो हमारे बाजार का आकार कितना बढ़ रहा और वैश्विक बाजारों में हमारी जो हैसियत है वह कहां ठहर रही? तो देखिए, जब हम मार्केट के साइज को, तो एक ग्रोथ की हम बात करते हैं, लेकिन यदि आपके बाजार का साइज बहुत छोटा है, जैसे आपने कहा बहुत कम मार्केट साइज है, तो उसमें ग्रोथ ज्यादा आ सकती है। तो अगर आपका बाजार भी बड़ा है और उसमें ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं। तो भारतीय बाजार की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसको मार्केट, जितनी कंपनीज लिस्टेड होती हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हम जोड़ें तो वो एक मार्केट को हम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं। तो भारतीय बाजार की मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है, $3 ट्रिलियन ज्यादा, और ये विश्व के टॉप 6 मार्केट्स में हमारा इसमें गिनती होती है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया की हम कोई छोटी मोटी इकोनॉमी है या छोटी मोटी मार्केट है जहां पर हम ग्रोथ नंबर्स की बात करते हैं, प्रतिशत की बात करते हैं। वी आर द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट मार्केट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उसके चलते हम वहां से 20% ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये काफी बड़ी एक उपलब्धि है। यहाँ पर यदि हम सेक्टर वाइज समझना चाहे पुनीत जी, तो पूरे जो वित्तीय वर्ष हमारा रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में, तो कौन से ऐसे 3 प्रमुख सेक्टर है जिनका प्रदर्शन सबसे उल्लेखनीय रहा? ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, और मैं आप बड़े हैरान होंगे सुन के कि जो पिछले वर्ष में जो सबसे ज्यादा सेक्टर बढ़ा वो मेटल सेक्टर में हमने तेजी देखी। वहां पर 62% की मेटल इंडेक्स में हमने तेजी देखी, विच इज क्वाइट रिमार्केबल। और दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र जिसमें तेजी देखी वो मीडिया सेक्टर था। उसमें हमने करीब 53%, 53% के एवरेज रिटर्न शेयर्स में आई है मीडिया सेक्टर में। और 3rd लार्जेस्ट सेक्टर रहा एनर्जी या पावर भी कह सकते हैं, और वहां पर हमने करीब 42% ग्रोथ देखी। इसके अलावा जो नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं आईटी सेक्टर, उसमें ग्रोथ थी 40% वहां पर, और रियल्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में भी करीब 38% ग्रोथ थी। और हैरानी की बात यह है कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग आप कह सकते हैं कि जो जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा वो एफएमसीजी सेक्टर था, उसमें सिर्फ 2% की करीब ग्रोथ आई पूरे साल में। और ऑटोमोबाइल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, यहां भी 6%, 7% की ही ग्रोथ रही। तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि इकोनॉमी जो है वो किस सेक्टर्स में हम ग्रोथ देख रहे हैं। मेटल्स, मीडिया, एनर्जी, रियल्टी सेक्टर, यहां पर ज्यादा ग्रोथ रही है, और एफएमसीजी इसमें इतनी ग्रोथ हमने नहीं देखी पिछले साल। So when we look at the past growth and what are the sectors that have outperformed the market, and Punichi, when we now say, okay, let me talk about future investment, what are the sectors that I should be looking at? Then and we've also saying that our retail investors are now picking up and become kind of Atmanirbhar more in terms of how the stock market goes. So what do you think people should be looking at? Because, we've actually seen really low lows and very good highs. So the investor has got a little inoculated also, more staying strength and a little larger long-term vision. So what would you advise?
So you are right. I would say that Indian retail investor is kind of coming of age in investment market. Earlier, we used to see a lot of investment or speculative flows from retail investors. Now we see long-term investments in mutual funds, in even in stocks, and investors are able to hold their own in a very volatile market. So I think this is very, very welcome change as far as long-term prospects for the Indian economy are concerned. Of course, this past 1 year was also very important as far as IPO market was concerned. We saw a lot of the new economy, so-called new economy companies come to the market, they raised a lot of capital, and many of these stocks actually have not done very well. The financials were not very good. There was a lot of hype around them, and yet retail investors burned their fingers on them. I think it will be a lesson well learned. Going forward, we will not see such mistakes being repeated by retail investors. But if you ask me, I think Indian retail investor has really become wiser and become more savvy as far as investments are concerned. So I expect this proportion to grow. We still have very small portion of our household savings going into equities. It used to be a meager 1-2% a few years back. It has now grown to about 5-6%. And in developed markets like America, the percentage of household savings in equities is as high as 30%. So I expect there's a lot of scope for us to grow in equity markets and in terms of providing capital to private sector. That's great. So a lot of headspace. That means the plants can really grow taller. Yeah, absolutely. पुनीत जी, यहाँ पर हम आपके ही माध्यम से फिर समझना चाहेंगे कि जिस आंकड़े को आप रख रहे हैं, और एक समय था जब भारतीय बाजार FIIs की बिकवाली से थर्रा जाया करते थे, वहां भारतीय बाजार ने लगातार बिकवाली को झेलते हुए बेहतर प्रदर्शन किया दुनिया भर में। तो यहाँ जो घरेलू यानी कहने छोटे निवेशक हैं, उनका आंकड़ा 5 से 25 हो, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा ताकि अधिक पूंजी बाजार में लग सके, रोटेट हो सके लगातार और रियल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले? तो देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण है कोई भी बाजार या निवेशक के फायदे के लिए कि इकोनॉमी ग्रो करे। देश की जो रियल इकोनॉमी है, जो कंजम्पशन होती है, कंपनियां माल बनाती हैं, बेचती हैं, मुनाफा कमाती हैं, उनको भी फायदा हो। तो और उसमें मैं कहूंगा कि उसके लिए काफी बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि जिस एनवायरनमेंट में वो लोग काम करते हैं वो एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, वहां पर कंपनीज को बढ़ावा दिया जाए कि वो आगे बढ़े। और मुझे लगता है इस दिशा में सरकार ने काफी अच्छा कदम उठाए हैं। चाहे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा एक पॉलिसीज रही है, सक्सेसफुल पॉलिसीज रही है। बाकी हम लीगल कंप्लायंसेस की बात करें और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के स्टेप्स हैं, उन सबके चलते जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो करता है और जॉब्स भी ग्रो करती है और इकोनॉमी भी ग्रो करती है। सभी निवेशक को उसका फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ और तेजी से अग्रसर होना चाहिए। कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर अभी रिफॉर्म्स की और जरूरत है, तो सरकार वो कदम उठा सकती है और मुझे लगता है आने वाले वर्ष समय में वो उठाएंगे भी और डेफिनेटली वहां से हमें और फायदा होने की उम्मीद है। So do you think, Puneet, that in the event of wanting to rotate money more and get it circulating in the economy, there will be an effect on the interest rates on small savings, a further downward push? So, of course, the challenge before the economy in the short term is from inflation. So, the whole globe, the whole world is facing this challenge of high inflation, because of which we are expecting interest rates to go higher across the world. Of course, in India, they will also go higher, but RBI has so far managed. They have not raised rates, but next week we have an RBI meeting coming up. I don't know whether they will raise rates, but I think the trajectory or the direction of rates will be higher over the next 1 year. Having said that, there is a potential for more savings even in small saving schemes, in fixed income avenues, which will then, of course, that money gets rotated to productive capital, productive sectors of the economy. So, yes, higher interest rates will be there. I think people will divert some money to fixed income. But I think they go hand in hand. In India, I don't expect rates to shoot up very significantly. We might see 3 or 4 interest rate hikes over the next 1 year, which may not be which may not derail the economy. So, but yes, I expect RBI to start tightening monetary policy, but they will not compromise on growth. I think they will keep growth as the main goal to look after in the next 1 year. Right. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के मद्देनजर इस वर्ष की पहली तिमाही में एशियाई बाजारों में नरमी देखने को मिली। लघु अवधि में निवेशकों के बीच दोबारा इसके उठने के आसार की धारणा में भी कमी दिखी। इसके अलावा निवेशकों की धारणा ऊंची ब्याज दर और आर्थिक अनिश्चितताओं से भी प्रभावित हुई है।
इन सब खबरों का एशियाई शेयर बाजार में आज के कारोबार पर मिलाजुला असर दिखा। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.9% लाभ में रहा। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.2% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% ऊपर आया। उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% नीचे आया। जापान के निक्केई 225 में भी 0.6% की गिरावट हुई। यूरोपीय शेयर बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.2%, फ्रांस का CAC 40 0.5% और जर्मनी का डेक्स 0.4% ऊपर चल रहे थे। A quick look at the US markets. US stocks tumbled to close out the first quarter yesterday with their biggest quarterly decline in 2 years as concerns persisted about the continuing conflict in Ukraine and its inflationary effect on prices and the Federal Reserve's response. The Dow Jones Industrial Average Index and the S&P 500 fell 1.6% each and the Nasdaq Composite slipped 1.5%. Moving on to oil, Brent crude prices today fell below $104 per barrel level after President Joe Biden announced the largest ever release of supply from U.S. stockpiles, with the International Energy Agency set to decide on a collective release later in the day. Global crude prices slipped around 1% in intraday trade. Brent crude was trading around $103.80 per barrel, while WTI crude prices were at $99.10 per barrel. पुनीत जी, तेल के दाम पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। तेल के दाम घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अब फिर से इसके नीचे आने का सिलसिला है। निकट भविष्य में इसके आसार किधर जाते दिख रहे हैं, बढ़ने की ओर या कम होने की ओर? देखिए, इस वक्त तेल एक प्रकार से वेपन, इकोनॉमिक वेपन भी बना हुआ है और एक पॉलिटिक्स से उसका बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि तेल में काफी आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। फिलहाल यूएस ने ये इंडिकेट किया है कि वो कुछ भी कदम उठाने को तैयार है तेल के प्राइसेस नीचे लाने के लिए। मुझे लगता है एक वेलकम इफेक्ट है भारत के लिए, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में थोड़ा तेल की कीमतें वॉलेटाइल हो सकती हैं, पर मुझे लगता है कि यहाँ से जो टॉप है वो बन चुका है और आने वाले टाइम में ऑयल प्राइसेस शुड स्टार्ट कमिंग डाउन नाउ। आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य आज 285 रुपए घटा 51,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं मई अनुबंध वाली चांदी भी 500 रुपए घटी 66,990 रुपए प्रति किलो पर आ गई। ये अंतर्दिवसीय कारोबार के कह लें कि आंकड़े हैं। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना मंदी के साथ $1,932.30 प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी भी गिरावट के साथ $24.80 प्रति औंस पर थी। एक और सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता और जब युद्ध के बादल होते या आशंकाएं होती वहां सोना तेज होता है, लेकिन सोने में वह तेजी इस बार नहीं दिखी, जबकि तेल के दामों में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा। क्या? जी हाँ मनोज जी, ये बिल्कुल एक सरप्राइजिंग मैं कहूंगा बात है। हमें सबको ऐसा लगता था कि गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी आएगी और शायद उसके जो कीमत है वो $2,200-300 भी पहुंच सकती है, लेकिन सरप्राइजिंगली गोल्ड में ऐसा नहीं हुआ। प्राइसेस वापस $1,900 के आसपास चल रहे हैं और तो इसको देखते मैं ये कहूंगा कि गोल्ड में शायद आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ी तेजी हम यहाँ से नहीं देखेंगे। प्राइसेस में रिमेन इन वेरी नैरो रेंज अराउंड द करंट लेवल्स। यदि निवेश करना हो सोने में तो अभी उसका समय उपयुक्त है या नहीं, बहुत संक्षेप में? देखिए, निवेश कर सकते हैं लेकिन ओनली एज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ योर सेविंग। मैं ये कहूंगा 5 से 10% आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो गोल्ड में होनी चाहिए, ओनली फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। कोई उसमें बहुत बड़ी रिटर्न आने की मुझे उम्मीद नहीं है। और उसमें भी आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपको 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And now, before we close, a reminder of the headlines. GST collection hits an all-time high of over 1,42,000 rupees in March this year. Key domestic stocks rise more than 1%. Sensex closes above 59,250. Nifty settles above 17,650 points. And Brent crude prices plunge below $104 per barrel level. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.